देखिएगा तो शुरू करते हैं शार्लेट ब्रोंटे के बारे में पढ़ना। जो शार्लेट ब्रोंटे हैं उनका लाइफ स्पैन रहा 1816 टू 1855 और जो कि विक्टोरियन नॉवलिस्ट हैं। ये 3 ब्रोंटे सिस्टर्स थी, शार्लेट, एमिली और एन। और शार्लेट सबसे बड़ी हैं, एल्डेस्ट हैं और सबसे ज़्यादा इनमें से यही जीवित रही थी। और जो इनके नॉवेल्स हैं वो क्लासिक्स हैं इंग्लिश लिटरेचर के। अब इन 3 बहनों ने मिलकर एक स्कूल भी खोला बट फेल्ड टू अट्रैक्ट पीपल्स। और इसके बाद इन्होंने लिखना शुरू किया और इन्होंने अपने नेम्स चेंज कर लिए थे, स्यूडो नेम्स रखे थे इन्होंने अपने। क्यूरर, एलिस और एक्टन बेल, ये मेल स्यूडो नेम्स हैं। जो इनका पहला नोवेल था वह था द प्रोफेसर, बट वह पब्लिशर्स के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था, इसलिए यह पब्लिश नहीं हुआ था। इसलिए जो जेन आयर, जो कि इनका लिखा गया तो सेकंड नोवेल है बट फर्स्ट पब्लिश्ड नोवेल है। और जो यह नोवेल है 1847 में 1847 में पब्लिश हुआ था। एंड दिस नोवेल ट्रेस द लाइफ ऑफ इंटेलिजेंट जेन आयर फ्रॉम हर ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। और इस नोवेल में हम देखते हैं कि यह जो नोवेल है यह ट्रेस करता है जेन आयर की लाइफ को, जो कि इंटेलिजेंट लड़की है, उसके बचपन से लेकर एडल्टहुड तक। Charlotte wrote about the protagonist of the novel, I will show you a heroine as plain, as small as myself. अब जो ये शार्लेट ब्रोंटे हैं इस नोवेल के बारे में खुद ही लिखती हैं कि जो इस नोवेल की प्रोटैगनिस्ट है वो जेन आयर है। और जो जेन आयर है उनके बारे में वह कह रही है कि वह एक ऐसी हीरोइन दिखा रही हैं जो उन्हीं की तरह है और जिसका नाम जेन आयर है। The sisters admitted to their Bell pseudonyms in 1848 and by the following year were celebrated in London literary circles. अब जो शार्लेट ब्रोंटे होती हैं वह अपना सेकंड नोवेल लिखती हैं। 1848 शार्लेट ब्रोंटे बिगेन वर्क ऑन द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ हर सेकंड नोवेल। अब वो अपना दूसरा नोवेल लिखना शुरू ही करती हैं। इट वाज ओनली पार्शली कंप्लीटेड, हाफ ही कंप्लीट हुआ है व्हेन द ब्रोंटेस फैमिली सफर्ड द डेथ्स ऑफ 3 ऑफ इट्स मेंबर्स विद इन 8 months. Emily died in 1848 and died in 1849 and now Bronte was unable to write at this time. अब यहाँ बात की जा रही है इनका जो सेकंड नोवेल है शर्ले, उसके बारे में। जो इनका सेकंड नोवेल है शर्ले, यह जब लिख रही थी इसके बारे में, इसको लिख रही थी, यह जब हाफ ही कंप्लीट हुआ था तभी ब्रोंटे फैमिली में 3 डेथ हो जाती हैं 8 महीने के अंदर अंदर। और इनकी जो 2 बहनें हैं वह भी इसमें मतलब उनकी भी डेथ होती है 1848 में और 1849 में। इनमें से 2 तो इनकी बहनें ही थी। अब क्या होती हैं, ब्रोंटे बहुत परेशान हो जाती हैं, वह लिख नहीं पाती। बट जो एन होती है उसकी डेथ के बाद इन्हें बहुत ज़्यादा दुख महसूस होता है, तो उस दुख से डील करने के लिए यह दोबारा लिखना शुरू करती हैं। आफ्टर एन्स डेथ ब्रोंटे रिज्यूम्ड राइटिंग एज अ वे ऑफ डीलिंग विद हर ग्रीफ। शिरले पब्लिश्ड इन 1849। और इसके बाद 1849 में जब यह पब्लिश कराती हैं शिरले। एंड थीम्स ऑफ द नोवेल्स आर इंडस्ट्रियल अनरेस्ट एंड द रोल ऑफ वीमेन इन सोसाइटी। अब जो शार्लेट ब्रोंटे हैं वह विक्टोरियन नोवेलिस्ट हैं और विक्टोरियन नोवेलिस्ट की मेन थीम तो रही ही है इंडस्ट्रियलिज्म के बारे में लिखना। और इन्होंने भी बताया कि इंडस्ट्रियल अनरेस्ट जो इस टाइम पर चला हुआ है वह इस नोवेल में इन्होंने दर्शाया है। और जो वीमेंस की सोसाइटी में रोल है, भूमिका है, उसको भी इसमें दर्शाया गया है। ये भी इनकी मेन थीम्स हैं। अब जो ब्रोंटे है वह सप्रेस्ड करती हैं एन के जो सेकंड नोवेल है द टेनेट ऑफ वर्ल्ड फेलहोल को, के रीपब्लिकेशन को। सप्रेस्ड होता है दबाना। शार्लेट ब्रोंटे अब थर्ड नोवेल लिख रही हैं, ये देखते हैं हम। जो विलेट है इनका तीसरा नोवेल है जो 1853 में अपीयर्ड होता है। शार्लेट ब्रोंटे वाज द लास्ट टू डाई ऑफ ऑल हर सिबलिंग्स। ये बात मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बताई थी कि शार्लेट ब्रोंटे अपने जो इनके सिबलिंग्स थे, भाई बहन थे, उनमें से यह सबसे ज़्यादा जीने वाली थी। इनकी जो 3 बहनें थी, ये 3 बहनें थी, इनकी दोनों बहनें पहले ही डेथ हो जाती है, एमिली की 1848 में और एन की 1849 में। She became pregnant shortly after her marriage in June 1854 but died on 31st March 1855, almost certainly from hyperemesis gravidarum, a complication of pregnancy which causes excessive nausea and vomiting. अब 1853 में इनका नोवेल आता है विलेट। और
यह शार्लेट ब्रोंटे हैं जो अपनी इन तीनों बहनों में से यह सबसे ज़्यादा लास्ट तक जीती हैं इन अपनी बहनों के साथ कंपैरिजन में। और जो विलेट है यह एक स्टोरी है, एक लड़की लव में पड़ जाती है, बट ऐसे लड़के के साथ, आदमी के साथ लव में पड़ती है जिससे वह शादी नहीं कर पाती, और इसमें हम नॉस्टैल्जिया की थीम देखते हैं। और जो ये शार्लेट ब्रोंटे होती हैं ये 1854 में प्रेग्नेंट हो जाती हैं, बट ये ना 1855 में इनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि ना प्रेगनेंसी में ना इनको बहुत ज़्यादा नोशिया और वोमिटिंग हुई थी और इस वजह से इनकी डेथ हो जाती है। थैंक यू। 14th राइटर एमिली ब्रोंटे हम पढ़ने वाले हैं। एमिली ब्रोंटे ये ब्रोंटे सिस्टर्स में से सेकंड सिस्टर हैं, और हमने एमिली ब्रोंटे की बड़ी सिस्टर हैं जो शार्लेट ब्रोंटे, उन पर वीडियो पहले ही अपलोड कर दी गई है। तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे इस वीडियो के साथ। और विक्टोरियन राइटर्स सीरीज़ की प्लेलिस्ट का जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो एक बार ज़रूर विज़िट करें। तो शुरू करते हैं एमिली ब्रोंटे के बारे में पढ़ना। एमिली ब्रोंटे, इनका लाइफ स्पैन छोटा था, 1818 से लेकर 1848 तक। इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं और ये एक पोइट भी थी, और वन ऑफ 3 ब्रोंटे सिस्टर्स, राइटर ऑफ वुदरिंग हाइट्स। इनके बारे में मेन चीज़ ये है, सबसे पहले तो ये जो ब्रोंटे सिस्टर्स हैं उनमें से सेकंड नंबर पर हैं। फर्स्ट पर है शार्लेट, सेकंड पर है एमिली और थर्ड पर है एन। तो ये सेकंड नंबर पर हैं, और ये राइटर हैं वुदरिंग हाइट्स की, और वुदरिंग हाइट्स क्लासिक्स में आता है। यह एक क्लासिक है इंग्लिश लिटरेचर का। और शी ऑल्सो पब्लिश्ड अ बुक ऑफ पोइट्री विद हर सिस्टर शार्लेट एंड एन टाइटल्ड पोएम्स बाय कुरर, एलिस एंड एक्टन बेल विद हर ओन पोएम्स फाइंडिंग रिगार्ड्स एज पोएटिक जीनियस, पेन नेम एलिस बेल। ये हमने जब शार्लेट ब्रोंटे के बारे में पढ़ा था तब हमने पढ़ा भी था कि इन तीनों बहनों ने अपना मेल स्यूडो नेम्स रख लिए थे और उसके नाम से पब्लिश कराए थे। तो उन्होंने एक पोइट्री लिखी थी और वह पब्लिश कराई इन तीनों बहनों ने, शार्लेट, एमिली और एन ने, और उसका जो टाइटल रखा था वह यह था पोएम्स बाय कुरर, एलिस एंड एक्टन बेल। और जो ये सेकंड नंबर की एलिस, ये हैं एमिली ब्रोंटे विद हर ओन पोएम्स फाइंडिंग रिगार्डिंग एज पोएटिक जीनियस। और देखिए ये है कुरर, सी से शार्लेट, सी से कुरर, एलिस, ई से एमिली और ई से एलिस, और एक्टन, ए से एन। तो इन्होंने ना अपने नाम के जो फर्स्ट लेटर हैं उन्हीं लेटर से अपने स्यूडो नेम्स उठाए हुए थे, बट ये मेल स्यूडो नेम्स उठाए हुए थे इन्होंने। एमिली ब्रोंटे का जो यह नोवेल है वुदरिंग हाइट्स, यह पब्लिश हुआ था 1847 में। यह इसका एक इकलौता नोवेल है, मीन्स एमिली ब्रोंटे का क्लासिक इंग्लिश लिटरेचर में वुदरिंग हाइट्स 1847 में पब्लिश होता है और यह इसका इकलौता नोवेल है, और जिसके प्रोटैगनिस्ट हैं हेथक्लिफ। वुदरिंग हाइट्स वायलेंस एंड passion led the Victorian public and many early reviewers to think that it had been written by a man. Novel received mixed reviews when it first came out। मतलब यहाँ देखिए अभी भी यह जो नोवेल है वह अभी भी रिव्यूअर्स के मतलब मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे थे, मिक्स्ड रिव्यूज़ आ रहे थे इसके बारे में जब यह पहली बार आया। और अभी भी लोगों को रिव्यूअर्स को ऐसा ही लग रहा था कि यह एक नोवेल है जो कि एक मैन ने लिखा है, एक मेल ने लिखा है, क्योंकि इसमें वायलेंस और पैशन दिखाया गया है विक्टोरियन पब्लिक का। वायलेंस और पैशन दिखाया गया है, जिस वजह से विक्टोरियन पब्लिक और रिव्यूअर्स को ऐसा लगा था कि यह मेल राइटर के द्वारा लिखा गया एक नोवेल है। द बुक subsequently became an English literary classic. Emily Bronte never knew the extent of fame she achieved with her only novel, and she died a year after its publication, aged 30। तो हमने वुदरिंग हाइट के बारे में ये जाना कि जो एमिली ब्रोंटे का नोवेल है इकलौता नोवेल वुदरिंग हाइट्स, वो 1847 में पब्लिश हुआ, जिसके प्रोटैगनिस्ट हेथक्लिफ थे, और इसमें 2 नरेटर थे, एक लॉकवुड और एक नेली।
और जो इसके रिव्यूअर्स थे और जो विक्टोरियन पब्लिक थी, उन्होंने यही सोचा इसके पैशन और वायलेंस को देख के कि यह किसी मेल के द्वारा लिखा गया नोवेल है। मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले जब यह पहली बार आया, और इसके साथ ही इस नोवेल ने फेम भी प्राप्त किया और यह इंग्लिश लिटरेरी क्लासिक भी बन गया। अब आगे है इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं नोवेल की बारे में। हेथक्लिफ इज़ द मेन कैरेक्टर इन द नोवेल एंड द होल प्लॉट रिवॉल्व्स अराउंड हिम from the time when he arrives at Wuthering Heights as a dark and dirty foundling, and until he ends his days as a powerful landlord of both Wuthering Heights and Thrushcross Grange. His almost inhuman devotion to Catherine and Shaw is the moving force in his life. The story of the novel is narrated by Lockwood and Gentleman from London. A जेंटलमैन फ्रॉम लंडन। तो इस वुदरिंग हाइट में जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है, वह है हेथक्लिफ। और इस नॉवल में हम देखते हैं कि जो इसका प्लॉट है, इसकी स्टोरी है, वह हेथक्लिफ के अराउंड ही घूमती है। वह जब जाता है वुदरिंग हाइट में अपने डार्क और डर्टी फाउंडलिंग के साथ, और वहाँ पर वह कैसे पावरफुल लैंडलॉर्ड बनता है वुदरिंग हाइट्स और थ्रशक्रॉस क्रेंज में, और उसकी जो इनह्यूमन जो डेवोशन है, त्याग है कैथरीन के लिए, एंड शो इज़ द मूविंग फोर्स इन हिज लाइफ, द स्टोरी ऑफ द नरेटर। और जो यह नोवेल है, यह हेथक्लिफ के बारे में बता रहा है, उसकी डर्टी और डार्क फाउंडलिंग के बारे में बता रहा है, कैसे वह पावरफुल लैंडलॉर्ड बनता है, और इसका जो नरेटर है वो लैकवुड और नेली हैं। अब एमिली के बारे में थोड़ा सा आगे और जानते हैं कि उनकी डेथ कैसे हुई और वह इतनी जल्दी क्यों उनकी डेथ हुई। एमिली caught a severe cold at the funeral of her brother Branwell and died of a tuberculosis a year after her novel was published. एमिली कोट के जो एमिली ब्रोंटे जो होती हैं, उनके भाई होते हैं ब्रैनवेल। ये 4 भाई बहन होते हैं, 4 सिबलिंग्स होते हैं, और जो इनके भाई होते हैं ब्रैनवेल, उनकी डेथ हो जाती है। ये उनकी फ्यूनरल पर जाती हैं और वहाँ 1 हफ्ते बाद ही इन्हें फ़ीवर लग जाता है और बाद में पता लगता है कि इन्हें ट्यूबरकुलोसिस हो गया है। और ये ज़्यादा रेमेडीज़ ही ले रही हैं, डॉक्टर्स पर इतना बिलीव नहीं कर रही हैं। और 1 साल बाद ही इनकी जो 1 साल बाद यहाँ ये बताया गया, इनका जो नोवेल पब्लिश हुआ था उसके 1 साल बाद ही इनकी डेथ हो जाती है। 1847 में इनका नोवेल पब्लिश हुआ था और 1848 में इनकी डेथ हो जाती है। और जब ये रेमेडीज़ ही ले रही थी, डॉक्टर्स से ट्रीटमेंट नहीं ले रही थी ज़्यादा, तो इनकी जो बहन है सबसे बड़े वाली शार्लेट ब्रोंटे, उन्होंने लिखा था, शी ग्रोज डेली वीकर, द फिजिशियंस ओपिनियन वॉज एक्सप्रेस टू ऑब्सक्योरली टू बी ऑफ यूज़, ही सेंट सम मेडिसिन विच शी वुड नॉट टेक, मोमेंट्स डू so dark as these I have never known, I pray for God's support to us all. मीन्स जो ये होती हैं शार्लेट ब्रंटे, वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाती हैं उनको बीमार देखकर कि उसकी छोटी बहन बीमार है, और वह इतनी ज़्यादा वीक हो जाती है। तब वह लिखती हैं, वह डर डर में लिखती हैं, डरते हुए, कि जो इनकी बहन है एमिली ब्रोंटे, वो इतनी ज़्यादा वीक हो गई है। बट उन्होंने कुछ दवाइयाँ भेजी हैं इनके फिजिशियन ने, बट वो नहीं लेगी, और इस समय उन्हें भगवान के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है कि भगवान उनको सपोर्ट करे। ऐसा लिखती है शार्लेट ब्रोंटे एमिली ब्रोंटे के बारे में। और इनकी फिर 1848 में डेथ हो ही जाती है ट्यूबरकुलोसिस से। तो आज हमने एमिली ब्रोंटे के बारे में यही पढ़ा कि ये एक इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं, जो कि ब्रोंटे सिस्टर्स में से सेकंड सिस्टर हैं, राइटर हैं, क्लासिक इंग्लिश लिटरेचर के क्लासिक वुदरिंग हाइट्स की, जो कि, और इन्होंने एक अपना पोइट्री कलेक्शन भी पब्लिश कराया था अपनी दोनों बहनों के साथ, मेल स्यूडोनिम्स के साथ। और इनका जो नोवेल है उसके प्रोटैगनिस्ट हैं हेथक्लिफ, एमिली ब्रोंटे के नोवेल वुदरिंग हाइट, जो कि 1847 पब्लिश हुआ। हेथक्लिफ प्रोटैगनिस्ट हैं और 2 इसके नरेटर हैं। और यह पहले तो इतना फेम प्राप्त नहीं, मतलब जब यह नोवेल आता है तो पहले इसको मिक्स्ड रिव्यूज़ मिलते हैं, बट फिर भी यह इंग्लिश लिटरेरी क्लासिक बन जाता है, और लोगों को इसके पैशन और जो इसमें वायलेंस होता है, हिंसा होती है, उसे देखकर यही लगता है कि यह किसी मेल के द्वारा लिखा गया है।
और जो इसका जो मेन कैरेक्टर है हेथक्लिफ, उसके अराउंड सारी स्टोरी घूमती है कि वह कैसे इन ह्यूमन डेवोशन रखता है कैथरीन की तरफ, और कैसे उसका डार्क और डर्टी फाउंडलिंग है, और वह कैसे पावरफुल लैंडलॉर्ड बनता है वुदरिंग में और थ्रशक्रोश क्रेंज में। और अब ये हमने पढ़ा आज कि जो एमली है उनको फ़ीवर हो जाता है, और उसके यह फ़ीवर उन्हें होता है उनके भाई ब्रैनवेल की फ्यूनरल के बाद पर। और फिर उसके बाद उनको पता लगता है कि उनको ट्यूबरकुलोसिस है, वो ज़्यादा ट्रीटमेंट भी नहीं लेती हैं जिससे फ़ियर होकर ये इनकी बहन शार्लेट ब्रोंटे हैं, वे ये लाइंस भी लिखती हैं। शी ग्रू डेली वीकर, द फिजिशियंस ओपिनियन वॉज एक्सप्रेस टू obscurely to be of use. He sent some medicine which she would not take. Women so dark as these I have never known. आई प्रे फॉर गॉड सपोर्ट टू अस ऑल, ये लिखती हैं। और उनके नावल को पब्लिश हुए तब 1 साल ही होता है उनकी डेथ हो जाती है। गाइस हम कर रहे हैं विक्टोरियन राइटर्स की सीरीज़, और उसमें हम पढ़ चुके हैं पहले 14 राइटर्स। आज हम कर रहे हैं 15th राइटर। और तो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एन ब्रोंटे के बारे में। एन ब्रोंटे जो कि इंग्लिश नॉवलिस्ट और पोइट हैं, और ब्रोंटे सिस्टर्स में यंगेस्ट हैं। ब्रोंटे सिस्टर्स इंग्लिश लिटरेचर में जानी जाती हैं, ये फेमस ब्रोंटे हैं, फेमस राइटर्स हैं। और जो ये तीनों बहनें हैं, सबसे बड़ी है शार्लेट ब्रोंटे, सेकंड नंबर पर है एमिली ब्रोंटे, और यंगेस्ट है एन ब्रोंटे। एन ब्रोंटे के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, और शार्लेट ब्रोंटे और एमिली ब्रोंटे के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इन पर वीडियो अपलोड की जा चुकी है, आप विक्टोरियन एज वाली प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो जो यह एन ब्रोंटे थी, यंगेस्ट ब्रोंटे सिस्टर हैं, और 1846 की बात करते हैं अब हम। इन 1846 शी पब्लिश्ड अ बुक ऑफ पोएम्स विद हर सिस्टर्स एंड डेटर टू नॉवेल्स, इनिशियली अंडर द पेन नेम एक्टन बेल। अब इन 3 बहनों ने ना अपनी जब पहली बुक पब्लिश कराई थी पोएम्स की, तो इन्होंने अपने नाम चेंज कर लिए थे, और इन्होंने अपने नाम रखे थे स्यूडोनेम्स, मेल स्यूडोनेम्स रखे थे। और यह बात भी हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं जब हमने एमिली ब्रोंटे और शार्लेट ब्रोंटे के बारे में पढ़ा था। यहाँ हम बस एन ब्रोंटे के बारे में बात कर रहे हैं। एन ब्रोंटे ने अपना नाम रखा था, पेन नेम रखा था एक्टन बेल, और उन्होंने इसी नाम से अपनी पब्लिश कराए थे नॉवेल्स भी बाद के। इनका जो पहला नॉवल था वह था एग्नेस ग्रे, जो कि 1847 में पब्लिश हुआ वुदरिंग हाइट्स के साथ। वुदरिंग हाइट्स एमिली ब्रोंटे द्वारा लिखा गया एक नॉवल है। और साथ में जब ये नॉवल पब्लिश हुए थे, जो सबसे बड़ी वाली सिस्टर है इनकी ब्रोंटे, शार्लेट ब्रोंटे, उनका नॉवल द प्रोफेसर वो पब्लिश नहीं हुआ था, उसे पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया था, बट एग्नेस ग्रे और वुदरिंग हाइट पब्लिश कर दिए गए थे। Her second novel, The Tenet of Wildfell Hall, was published in 1848. The Tenet of Wildfell Hall is thought to be one of the first feminist novel. जो इनका सेकंड नोवेल है वह 1848 में पब्लिश हुआ, और इसका जो टाइटल था वह था द टेनेट ऑफ वाइल्डफेल हॉल, और यह है फर्स्ट फेमिनिस्ट जो नॉवेल्स हैं उनमें से एक माना जाता है। Anne died at 29, probably of pulmonary tuberculosis. After Anne's death, her sister edited Agnes Grey to fix issues with its first edition, but prevented republication of the Tenet of Wildfell Hall. This is one of the reasons why Anne is not as well known as her sisters. Nonetheless, both of Anne's novels are considered classics of English literature. जो एन है, इनका बर्थ तो 1820 में हुआ था, और 1849 में इनकी डेथ हो गई, मतलब सिर्फ 29 एज ही थी इनकी जब इनकी डेथ हो गई थी। और जो एन है, इनकी डेथ के बाद इनकी जो बड़ी बहन है शार्लेट ब्रोंटे, उन्होंने इनकी एग्नेस ग्रे जो नॉवल है उसमें जो इश्यूज़ थे उनको फिक्स किया। और बट जो इनका सेकंड नॉवल है द टेनेट ऑफ वाइल्डफेल हॉल, इसमें जो यह है इनको इन्होंने दोबारा रिपब्लिश नहीं कराया था, और यही रीज़न है कि एमिली ब्रोंटे और शार्लेट ब्रोंटे की तरह फेमस नहीं है, बट फिर भी इनके जो नॉवल हैं एन के, एग्नेस ग्रे और द टेनेट ऑफ वाइल्डफेल हॉल, फिर भी क्लासिक्स माने जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर के। The novel follows Agnes Grey, a governess, as she works within families of the English poetry. The Irish novelist George Moore praised Agnes Grey as the most perfect prose narrative in English letters. F.B. Pinion agreed to a large extent that Agnes Grey was a masterpiece. यहाँ पर यह बात कर रहा है कि जो एग्नेस ग्रे है, यह स्टोरी है एक गवर्नेस की जो काम करती है इंग्लिश जेंटे के घर में जाकर। गवर्नेस वह होती है जो रिच पीपल होते हैं उनके घर जाके उनके बच्चों को पढ़ाती है। तो यह स्टोरी एक गवर्नेस एग्नेस ग्रे जिसका नाम है उसके
ऊपर बेस्ड है। अब जो यह एक आयरिश नॉवलिस्ट होते हैं जॉर्ज मूर, उन्होंने एग्नेस ग्रे की प्रशंसा की और ये कहा द मोस्ट परफेक्ट प्रोज नैरेटिव इन इंग्लिश लेटर्स। इसके अलावा एक और हैं F.B. पिनियन, जिन्होंने इसकी तारीफ़ की और उन्होंने कहा यह एक मास्टर वर्क है। एन ब्रोंटे का जो सेकंड नोवेल है द टेनेंट ऑफ वाइल्डफेलो हॉल, ये नोवेल एन ब्रोंटे का 1848 में पब्लिश हुआ था, बट इनकी बहन ने इनकी डेथ के बाद इसको रीपब्लिश नहीं कराया था। और जो यह नोवेल है क्लासिक है इंग्लिश लिटरेचर का, और यह फेमिनिस्ट नोवेल भी माना जाता है। दिस नोवेल टेल्स द स्टोरी ऑफ हेलेन हंटिंगटन एंड हर डिजास्ट्रस मैरिज टू हर हस्बैंड along with the challenge as she faces raising her young son on her own। इसमें हम यह जो स्टोरी है वह बताती है हेलेन हंटिंगटन की, जिसकी शादी होती है और उसकी शादी अच्छी नहीं है, डिज़ास्ट्रस मैरिज है उसकी, अपने हस्बैंड के साथ उसकी ज़्यादा बन नहीं रही है, और जो उसकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं कि उसको अपना जो बच्चा है, अपना बेटा है, वह भी खुद से रेज़ करना है, खुद से पालन पोषण करना है।